हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी एमपीपीएससी मेंस सॉल्व्ड पेपर की, जिसमें हम 2018 से स्टार्ट किए हुए हैं। 2018 के बाद हम 2017, फिर 2016, 2015, 2014 तक का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ स्टेट या आईएएस के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एमपीपीएससी पूछ सकता है, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो कल हमने जो हमारा वीडियो था उसमें हमने हमारा 3 मार्कर कर लिया था कंप्लीट। आज हम कुछ 6 मार्कर देखेंगे, जितना भी पार्ट हो पाएगा फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रश्न पत्र फर्स्ट इतिहास का है और इसका हमने 3 मार्कर कर लिया था, तो ये हमारा भाग 2 रहेगा। चैनल पे पहली बार है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि आपको प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का डिटेल स्टडी करवाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन डिटेल पढ़ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को रेखांकित करो। मतलब जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उसमें माइकल एंजेलो का क्या योगदान था। ये तो हमको पता ही है कि माइकल एंजेलो जो थे वो एक चित्रकार थे। अगर 3 नंबर में माइकल एंजेलो के बारे में आता है तो हम एक लिख सकते हैं कि ये एक चित्रकार थे। यूरोपीय पुनर्जागरण में इन्होंने अपना योगदान दिया। कोई भी इनकी बेस्ट इनकी जो कृति हो, वो हम जो बेस्ट चित्र हो इनका, तो वो हमें एक यहाँ पे किसी का साहित्यकार का, चित्रकार का, कोई भी रंगकर्मी का, कोई भी अगर आता है 3 नंबर में तो हम उसका जो पहले वो लिख देते हैं। उसका कोई भी ग्रंथ है, साहित्य, वो लिख देते हैं और फिर उसने जिस चीज़ में योगदान दिया हो वो लिख देते हैं। तो यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो का योगदान, देखिए फ्रेंड, हमको 6 नंबर में लिखना है। मतलब हमको इस प्रकार से एक पेज लिखना है। एक पेज में हमको अपना आंसर कंप्लीट करना। अगर ये आपका अभी नया सिलेबस के अनुसार देखिए, अगर सिलेबस चेंज होता है तो क्योंकि अभी शिवराज जी ने कोई बोला नहीं है कुछ भी कि सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि जब हमारा ये वाला जो सिलेबस था पुराना वाला ये आया था तो ये शिवराज सरकार आई थी, उन्होंने ही चेंज किया था। और जो क्योंकि पहले कांग्रेस वाला सिलेबस था और फिर इन्होंने फिर चेंज कर दिया, तो हो सकता है वो इनको ना माने और हो सकता है मान भी ले। तो हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अगर ये 5 नंबर में आता है तो भी हमको लगभग एक ही पेज, क्योंकि 6 या 5 नंबर में कोई भी आंसर आएगा तो इतना छोटा नहीं आएगा कि हम 50 शब्दों में लिख सकें। तो हमको अपनी तैयारी ऐसे ही करना चाहिए कि हम एक पेज में लिख पाएँ। तो यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो का योगदान, तो ललित साहित्य के क्षेत्र में, चित्रकला तथा वास्तुकला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण युग की देन अद्वितीय है। लोक साहित्य के साथ चित्रकला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण युग की देन अद्वितीय है। उसमें ही ये हमारे माइकल एंजेलो हैं। अब माइकल एंजेलो का योगदान में हम मोस्टली कोशिश करेंगे हम कि 5 या 6 नंबर में पॉइंट में लिखें। तो माइकल एंजेलो एक महान मूर्तिकार, शिल्पकार और एक अद्वितीय चित्रकार था। माइकल एंजेलो था एक महान मूर्तिकार था, शिल्पकार था, अद्वितीय चित्रकार था। दूसरा, उसकी कला की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ रोम के गिरजाघरों की छतों तथा चौखटों पर बनाए गए चित्र हैं। उनकी कला की जो सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं वो रोम के गिरजाघरों की छतों, चौखटों पर बनाए गए चित्र हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कृति, अगर अपन 3 नंबर में भी इसको लिख सकते हो। ये ऐसे भी आ सकती है, लास्ट जजमेंट किसका चित्र है, किसका बनाया हुआ चित्र है। उनकी प्रसिद्ध कृति लास्ट जजमेंट को पूरा होने में अनेक वर्ष लगे। एंजेलो ने 145 चित्रों तथा 40 मूर्तियों की रचना की। एंजेलो द्वारा निर्मित 2 मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एक पेंट जिसका निर्माण रोम में हुआ, दूसरा डेविड जिसे फ्लोरेंस के आग्रह पर लाया गया। एंजेलो मनुष्य को ईश्वर की सबसे सुंदर कृति मानते थे। यह सौंदर्य भेद उस महान कलाकार की तुलिका और छेनी दोनों में देखा जा सकता है। तुलिका और छेनी दोनों में इसका महान कलाकार को देखा जा सकता है और ये मनुष्य को ईश्वर की सबसे सुंदर कृति मानते थे, इसलिए ये जो सोचते थे उनके चित्र में दिखाई देता था। तो इस प्रकार हमारा ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये दूसरे नंबर जो हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है 6 नंबर का। पहले पार्ट के 15 क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, फिर ये 10 क्वेश्चन ये 6 या 5 नंबर के होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी या रक्तपूर्ण क्रांति थी, उसके क्या कारण थे। जब 2019 था तो उसमें विश्व इतिहास के क्वेश्चन 6 मार्कर में पूछ लेते थे। तो इंग्लैंड के इतिहास में 1688 विशेष रूप से राजनीतिक तथा वैधानिक महत्व का वर्ष थी।
यह क्रांति बिना रक्त युद्ध भये हुई। इसके कारण इसके इस प्रकार है। अब क्या कारण है कि इसकी ये क्रांति हुई है? हमने थोड़ा सा इंट्रो लिख लिया, थोड़ा सा उसके जो पूछा है वो लिख लिया और फिर हमारा निष्कर्ष लिख लिया। एक पेज में हमारा आंसर कंप्लीट करना है। तो पहला कारण था कि जेम्स जो थे वहाँ का शासक, उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। वो ज़्यादा दूरदर्शी नहीं सोचता था कि आगे इसके परिणाम ये भी हो सकते हैं। मनमत के विद्रोह का दमन किया। मनमत के सहयोग करने वाले को दंड राजा द्वारा देना। धार्मिक स्वतंत्रता की द्वितीय घोषणा। सत पादरियों द्वारा अभियोग चलाना। सत पादरियों पर अभियोग चलाया था। राजकुमार का जन्म विरोध का तात्कालिक कारण था। टेस्ट नियम को समाप्त कर कैथोलिकों को उच्च पद पर नियुक्त करना। निष्कर्षतः ये सभी कारण रक्तहीन क्रांति के सूत्रधार बने। तो हमने अपना इंट्रो लिख लिया रक्तहीन क्रांति का, उसके क्या कारण थे वो लिख लिए और फिर लास्ट में हमने निष्कर्ष लिख लिया। तो हमने ये हमारा 6 नंबर का आंसर ये जो है वो कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड, अगर आप मेरे हैंड रिटन जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ इसी टाइप से मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मेरे सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स और टॉपिक वाइज नोट आपको मार्केट में मिल जाता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज, या आप निर्माणा ये इसकी बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रश्नोत्तर श्रृंखला में लेना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं या आप कोई काम करते हैं, जॉब में हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण नोट्स है मेरे। इसमें मैंने प्रश्नोत्तर श्रृंखला में सभी कवर किया है। साथ ही आपको मैंने 21 पेड ग्रुप देती हूँ पूरे पैकेज के साथ, जहाँ पर मैं समय समय पर आंसर्स देती हूँ। ये आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपडेट आंसर मैं जगह जगह से ढूंढती हूँ, जैसे कि आपका घटना चक्र हुआ, कोई भी मैगज़ीन में मेंस के बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए होते हैं, तो वहाँ से मैं ये आपके लिए लाती हूँ। तो आप चाहे तो मेरा पैकेज ले सकते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको नीचे दे दूँगी। भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वो हम देखते हैं। तो भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत में वरन विश्व के अन्य देशों में हुआ। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में लिच्छवी, मल्ल तथा शाक्य गणराज्यों के प्रजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म राजधर्म हो गया था। अशोक और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया था। किसने? अशोक और कनिष्क ने। 9वीं और 10वीं शताब्दी तक की अनेक बौद्ध प्रतिमाएं महोबा, एलोरा, नासिक, बाग, अजंता तथा दक्षिण के अन्य प्रदेशों से प्राप्त हुई हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी तक की अनेक बौद्ध प्रतिमाएं महोबा, एलोरा, नासिक, बाग, अजंता तथा दक्षिण के अन्य प्रदेशों में प्राप्त हुई हैं। मुस्लिम युग में बौद्ध धर्म भारत में विलुप्त हो गया था। मुस्लिम युग जो था आया तो तब वहाँ से बौद्ध धर्म क्या हुआ? विलुप्त हो गया। अशोक के काल में यह भारत के बाहर प्रचलित हुआ था, क्योंकि अशोक के जो पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, ये श्रीलंका भी गए थे प्रचार करने के लिए। उसने अपने कई अनुयायियों को विश्व के भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था। कनिष्क के काल में मध्य एशिया में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। मध्य एशिया से बौद्ध धर्म चीन पहुंचा, वहां से जापान और कोरिया, थाईलैंड में प्रचलित हुआ। इस प्रकार पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से हमें एक पे लिखना है, इसमें भी दो, यह हमारा चौथा क्वेश्चन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रभाव डालो। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी थी, उसमें उत्तर भारत की स्थिति कैसी थी? तो 6वीं शताब्दी पूर्व के प्रारंभ में लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्रारंभ में। भारत में किसी भी प्रकार का एक छत्र राज नहीं था, मतलब एक छोटा राज्य नहीं था। भारत जो एक ये कहेंगे कि 6वीं शताब्दी पूर्व में कोई एक ये नहीं था कि कोई एक इस्टेब्लिश बड़ा सा राज्य जो सब लोग मतलब पूरा लगभग बहुत सारे क्षेत्र मिलकर एक शासक को, ऐसा नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। इसमें से कुछ राजतंत्र थे, कुछ अन्य गणतंत्र थे। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति तत्कालीन यूनान की स्थिति के समान थी। उस समय जैसे यूनान के हालात थे वैसे ही भारत के थे। BC लॉ के, हम किसी इतिहासकार की कोई कथन लिख देंगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छा कहलाने लगता है। तो BC लॉ के अनुसार आरंभ में इनमें से अधिकांश राजा ही शासन करते थे, अधिकांश में राजा ही शासन करते थे। यूनान के समान भारत में भी राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र राज्यों की स्थापना का मूल कारण संभवतः राजाओं के अत्याचार और अयोग्यता रहा होगा। और यहाँ पे इन्होंने इतना ही कहा BC लॉ ने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। सीमा विस्तार की भावना और पारस्परिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत
हो गए थे तथा महाजनपद कहलाने लगे थे। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें महात्मा बुद्ध के 16 जो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि वत्स, चेदी, मल्ल, मत्स्य, वज्जी, कुरु, सूरसेन, मगध, पांचाल, काशी, कुरु, कन्नौज, अंग, गांधार, कौशल, अवंती, अस्सक। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद है। तो इस प्रकार से हम 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में किस प्रकार से उत्तर भारत की स्थिति हो रही थी और किस प्रकार से जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वो जनपद में कन्वर्ट हो गए थे। इस प्रकार से हम ये चौथा क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन करो। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। 6 नंबर का कुल 10 प्रश्न आते हैं, तो उनमें से ये 5वां प्रश्न है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोट्स हैं मेरे, और ये जो 2014 से 2018 का पेपर है वो भी उनमें आपको सॉल्व किया जाएगा। और जो पेड ग्रुप हैं, अगर आप मेरे पेड ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट वाइज ये नोट्स आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक जल कल्याण कार्य किए जो इस प्रकार है। हाँ फ्रेंड्स, साथ में मैंने एक निबंध का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी फ़ीस 350 है। इसमें आपको हर वीकली एक निबंध दिया जाएगा, और साथ में जब आप फीस जमा कर देते तो 17 निबंध दिए जाएंगे। 17 निबंध में करंट टॉपिक भी इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, इंडिया बनाम भारत, प्रवासी मजदूर, कोरोना, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, और आपका विमुद्रीकरण, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। इस प्रकार के जो निबंध के टॉपिक आपको उसमें रहेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने अनेक जन कल्याण कार्य किए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, दासों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया। नंबर 2, विद्यालयों, मठों, पाठशाला की स्थापना की। नंबर 3, दानशाला, औषधालय की स्थापना की। नंबर 4, अस्पतालों, कब्रों, स्नानागारों, पुलों का निर्माण कराया। अगला है, सिंचाई का समुचित प्रबंध कराया, नहरों का निर्माण कराया, राजस्व विभाग के पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाया, मोहम्मद तुगलक द्वारा लगाए गए तकावी ऋण को रद्द किया, व्यापार का पुनरुत्थान किया। एक और लिख सकते हैं, उन्होंने कई कर हटाए जो पहले के राजाओं द्वारा लगाए गए थे। तो इस निष्कर्षता फिरोज शाह तुगलक द्वारा जन कल्याण के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा की। तो इस प्रकार से हमने पहले फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक इंट्रो लिखा, फिर उनने कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए उनके बारे में अच्छे से लिख दिया, पॉइंट में लिखा है हमने। इस प्रकार से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आंसर बहुत सुंदर दिखता है, और अगर हमारी राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो तो भी राइटिंग अच्छी दिखने लगती है, क्योंकि हम गैप दे दे के लिखते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने आपको फ़्लो चार्ट कितने प्रकार के बना सकते हैं इसका भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की मेरी प्लेलिस्ट है, हर सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया है। जो मेरे नोट्स हैं उनके पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक का आप जो भी पेपर लेना चाहते हैं आप वहाँ नीचे डिटेल में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कल का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि दीन-ए इलाही के स्वरूप और उसके महत्व का उल्लेख करो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, वहाँ पे इस प्रकार, जैसे कि ये राजनीति का है, इस प्रकार से वहाँ पे अपडेट दिए जाते रहते हैं। तो आप चाहें तो ये पॉलिटी का मेरा करीब 500 से 550 समथिंग पेजेस हैं पॉलिटी के नोट्स में, तो आप वो ले सकते हैं। इस प्रकार से पूरे सब्जेक्ट का अलग अलग पेड ग्रुप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, इसके कारण आपको अच्छे आंसर्स का आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। ये सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है और ये हार्ड कॉपी का प्राइस है, तो आप इनको ले सकते हैं। ऊपर दिए किसी भी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ से आप मुझे नोट्स ले सकते हैं। कल हम इसका नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, और मैं प्राचीन इतिहास की भी डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ ताकि आपको प्राचीन इतिहास का डिटेल अध्ययन हो। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर चल रहे हैं जिसमें ल्यूसेंट और मध्य प्रदेश शामिल है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं।